कर लेंगे, सिद्धता कर लेंगे कि इन 15 दिनों में हम इसका मन बुद्धि हृदय से स्वीकार करने की स्थिति में भी आ जाएंगे। और क्या ये लादा हुआ अनुशासन है ऐसा हमें न लगे, लेकिन इसकी स्वीकृति हो जाए, ऐसा ऐसा हम अपने आप को बनाएंगे। आज का आज तो जोड़ लेंगे तय, अगर अभी जुड़ते हैं तो अगले हाँ 15 दिन की बात कर रहे हैं हम। नहीं, मैं अगले 15 दिन भी जोड़ लेंगे। अच्छा। केवल केवल हर एक सत्र में याद करवाते रहेंगे। हाँ, ठीक है। जैसे आज तृतीया है ना, तो जी। ज्येष्ठ मास की शुक्ल तृतीया को हमारा अगले पक्ष का अध्ययन शुरू होगा, उस जी। दिन से ये लागू होगा। तो इस पक्ष के 5 सत्र हमें इसका मानसिक स्वीकार करने की सिद्धता इसके लिए है। 15 दिन है हमारे पास। हम याद करवाते रहेंगे, क्योंकि जो नहीं है उनके लिए हम बोलेंगे तो उनको तो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हर सत्र में हम याद करवाते रहेंगे। ठीक है। आज का विषय है भारतीय संकल्पना सूत्र। 2 सत्र हमारे इसके लिए दिए गए हैं। सत्र का निरूपण का विषय अंदर का कंटेंट नहीं होगा, परंतु सूत्र ग्रंथों की रचना किस उद्देश्य से होती है और कैसे उसका अध्ययन होता है, इसके इसका विवरण करने के लिए है। एक तो ये भारतीय संकल्पना सूत्र है, उसमें 10 विषयों के सूत्र हैं। ये 10 विषय हैं। आध्यात्मिक संकल्पनाएं, मैं भारतीय भारतीय फिर से नहीं बोलूंगी, और संकल्पनाएं ये भी नहीं फिर से बोलूंगी। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, विज्ञान, तंत्रज्ञान, मनोविज्ञान, राजकीय और शैक्षिक, इतने 10 विषयों का यह संग्रह है। अब ये 10 विषय क्यों एक साथ रखे गए हैं, तो हमने अभी इसके पूर्व के विवेचन में सभी विषयों किसी का खुला है। हाँ, इसके पूर्व के सत्रों में भारतीय ज्ञान क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है सभी विषयों और शास्त्रों का अंगांगी संबंध। मूल तो एक अध्यात्म है, जैसे अध्यात्म विद्या, विद्या नाम, ऐसा करके श्री भगवान ने भी वर्णन किया है। परंतु बाकी सारे जो हैं वो इस अध्यात्म शास्त्र के ही अंग हैं। अध्यात्म शास्त्र अंगी है। बाकी सारे विषय भी एक दूसरे के साथ समान रूप से जुड़े हैं, अथवा एक के बाद एक, एक अंगी एक अंग, ऐसा होता है। उदाहरण के लिए सामाजिक संकल्पनाएं, समाज शास्त्र, तो अर्थशास्त्र उसका अंग है, समाज शास्त्र अंगी है, अर्थशास्त्र अंग है, राज्य शास्त्र उसका अंग है। ऐसे सारे विषय अंगांगी संबंध से जुड़े हैं, और इसलिए ये 10 नहीं है, 10 मिलकर एक विषय है, एक ज्ञान क्षेत्र है। ये 10 आयाम है। एक वृक्ष को जैसे शाखाएं होती हैं और शाखाओं की भी उपशाखाएं होती हैं, और शाखा उपशाखा उसके बाद पत्र पुष्प फल, इस प्रकार से वृक्ष विकसित होता जाता है। इसी प्रकार से हमारा ज्ञान क्षेत्र भी जीवंतता के नियम का अनुसरण करके विकसित होता जाता है। सभी शास्त्रों का जीवन रस एक ही होता है, और वह जीवन रस है अध्यात्म। इस मूल तत्व को लेकर हमने इन 10 विषयों को एक साथ रखा है। ऐसे हम कहेंगे कि इन विषयों के अतिरिक्त भी और बहुत सारे विषय हैं। बहुत सारे विषय इन्हीं विषयों के अंग उपांग करके साथ में जुड़ेंगे। तो गत सत्र में भी हमने कहा था कि हमने विषयों की एग्जॉस्टिव सूची बनाना,
जितने भी प्रकार के विषय मन में आते हैं, उन्हें सारे विषयों की सूची बनाओ और फिर उनको अंगांगी संबंध से जोड़ते जाओ। किसका अंग है, किसका अंगी है, ऐसा करके जोड़ते जाओ। तो इस वृक्ष की रचना, ज्ञान वृक्ष की रचना हम अपने आप करेंगे। ये एक एक्सरसाइज का विषय है, हमको ये करनी चाहिए। इस तत्व को ध्यान में रखकर इन 10 विषयों को एक साथ हमने रखा है। उसका क्रम देखेंगे तो भी हमको ये बात समझ में आएगी। ये पहला मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा है, पूरा विषय एक साथ आना चाहिए। हमारा अध्ययन समग्रता से उसके अंश की ओर ऐसा चलना चाहिए। समग्रता के परिप्रेक्ष्य में एक एक छोटे स्वतंत्र उपविषय को समझना, देखना, ये हमारी अध्ययन की पद्धति, विचार की पद्धति होना चाहिए। इसलिए हम समग्रता में पूरा एक विषय आ जाए, इसके लिए सूत्र पद्धति अपनाई गई है। हमारे ज्ञान क्षेत्र के इतिहास की ओर भी हम देखेंगे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण गंभीर विषयों को सरलता से हम ग्रहण कर सके, इस दृष्टि से 2 पद्धतियां, 2 उपाय, 2 युक्तियां की गई हैं। एक, सारे लगभग सभी ग्रंथ हमारे छंदोबद्ध हैं, पद्य में हैं, श्लोकों में हैं। श्लोकों का लक्षण क्या है? वो गेय होते हैं, गाए जाते हैं। गाए जाते हैं तो गाना आनंददायक भी होता है, गाना लयबद्ध होने के कारण से स्मरण में भी जल्दी रहता है, और संक्षेप में बड़ा विचार बताया जाता है। तो ऐसे हमारी सारी रचनाएं, वेद स्वयं छंदोबद्ध हैं। रामायण महाभारत जैसे बड़े बड़े काव्य भी छंदोबद्ध हैं। भगवत गीता छंदोबद्ध हैं। ऐसे हमारे महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण ग्रंथ सारे श्लोकों में रचे जाते हैं। केवल उपनिषद कुछ है भगवत गीता को छोड़कर, वे गद्य में हैं। गद्य में होने पर भी वे बहुत संक्षेप में लिखे गए हैं, विस्तार से नहीं लिखे गए हैं। तो एक युक्ति होती है कि आप श्लोकबद्ध करो, दूसरी युक्ति होती है आप सूत्रबद्ध करो। सूत्र माने, अब आजकल लोग कहते हैं सूत्र माने फॉर्मूला, आप उसमें मत जाइए। हिंदी को हिंदी में ही समझिए, हिंदी को बहुत हो गया तो संस्कृत में समझिए। तो सूत्र माने किसी भी एक बड़े विचार को, गंभीर विचार को छोटे से वाक्यांश में प्रस्तुत करना, इसको सूत्र कहते हैं। तो सूत्र के बारे में तो कहा गया है कि जितना छोटा होता है उतना वह अच्छा होता है। आधी मात्रा भी कम हुई तो पंडितों को बहुत आनंद होता है, पुत्र जन्मोत्सव जैसा आनंद होता है, ऐसा कहा गया है। परंतु तात्पर्य यह है कि संक्षेप में लिखना, कम से कम शब्दों में लिखना। अब कम से कम शब्दों में लिखना होता है तो निश्चित अर्थ देने वाले, इधर उधर का नहीं लिखना, निश्चित बनो, स्पेसिफिक बनो। इसके लिए ये सूत्रों में ग्रंथों की रचना की जाती है। और हमें पता है कि हमारे न्याय दर्शन, न्याय सूत्र में, सांख्य सूत्र में, मीमांसा सूत्र है, वेदांत सूत्र है, योग सूत्र है, सारे दर्शन माने गंभीर विचार सूत्रबद्ध किए गए। और पूरा योग दर्शन 195 सूत्रों में समाहित हो गया। ऐसा ये सूत्रों में विषय का प्रतिपादन करना, ये दूसरी युक्ति है। इसका प्रयोजन क्या है? संक्षेप में क्यों, नियमन में क्यों रखना, छंदोबद्ध क्यों करना, संक्षिप्त क्यों करना? तो स्मरण करना सरल होता है। इसलिए भारत में अध्ययन की श्रौत पद्धति बहुत दीर्घ काल तक प्रचलन में रही है। श्रौत पद्धति क्या होती है? सुनना और उसके अनुसरण में बोलना। लिखना और पढ़ना तो बहुत बाद में आया, और गणेश जी ने लिपि की खोज की
और श्रौत ज्ञान को या श्रुति को शब्दों में आकृति में उतारना शुरू किया, उस विद्या, उसको गणेश विद्या बोलते हैं। गणेश विद्या शुरू हुई तब से लिखना पढ़ना हुआ शुरू, नहीं तो सुनना और बोलना, ये दो ही माध्यम हैं। तो सुनने और बोलने में कंठस्थीकरण इसका बहुत महत्व है। याद करो, जैसा सुना वैसा बोलो, पुनः पुनः बोलो, ऐसे स्मरण करना। और स्मरण में रखने के लिए हमारे पास युक्ति है, सूत्रों में बद्ध करो, श्लोकों में बद्ध करो। इसलिए सूत्र ग्रंथों की रचना स्मरण में रखने के लिए होती है। तीसरा है पूरे विषय को संक्षेप में प्रस्तुत करना। तो कम समय में हो जाता है, याद रखना, स्मरण में रखना संभव होता है, कंठस्थीकरण संभव होता है, इस और एक साथ पूरा विषय आना, यह हमेशा का भारतीय शास्त्रों के प्रतिपादन का एक महत्वपूर्ण आयाम ये रहा कि पूरा विषय एक साथ रखना। ये अध्ययन करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केवल प्रबोधन करना है तो फिर विस्तार से लिखो। और हमारे पुराण ये विस्तार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। पुराण तो लंबा 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 लिखते ही जाते हैं। ऐसे पुराण कभी संक्षिप्त नहीं होते, पुराण तो विस्तृत ही होते हैं, व्यास शैली में ही लिखे जाते हैं। परंतु जिसको अध्ययन करना है, जिसको इसका गंभीर अर्थ समझना है, केवल प्रबोधन नहीं है, ये शिक्षण है, तो फिर युक्तियां ये होंगी कि संक्षेप में करो, याद रखने लायक करो, पूरा विषय एक साथ ध्यान में रखो। इसके लिए ये सूत्र ग्रंथों की रचना हुई है। हमारे 3 सूत्र ग्रंथ हैं। एक है भारतीय संकल्पना सूत्र, जैसा मैंने अभी कहा कि 10 विषयों की संकल्पनाएं हैं। एक है जीवन सूत्र संग्रह, जिसमें 9 विषय हैं। और तीसरा है जीवन विकास के सूत्र, उसमें भी 10 अध्याय हैं। हम उन 2 ग्रंथों की अभी बात नहीं करते हैं, भारतीय संकल्पना सूत्र की ही बात करते हैं। तो उसमें एक एक विषय में 125 से 150 के बीच में, कदाचित कहीं 150 से भी अधिक होंगे, परंतु 200 तो निश्चित ही एक भी विषय के नहीं है। तो हमने इन सूत्रों की रचना इसीलिए की कि संक्षेप में पूरा विषय हम एक साथ पढ़ सके और हमारा आकलन समग्रता में हो सके। आगे का मुद्दा है कि ये सूत्र इतने संक्षेप में तो नहीं है जितना मैंने अभी वर्णन किया। एक वाक्य, 3-4 शब्दों का एक वाक्य, समास होकर, संधि होकर एक ही शब्द का एक वाक्य, ऐसा तो नहीं है। एक एक सूत्र में 3-4 वाक्य हैं। वाक्य छोटे छोटे हैं, परंतु 3-4 वाक्य हैं। तो ये बीच वाली बात हुई। ये बहुत मुद्दे का विस्तार से वर्णन भी नहीं है, विवरण भी नहीं है, और एक एक वाक्य का एक एक सूत्र ऐसा भी नहीं है। तो बीच का रास्ता है। ये हिंदी भाषा में है सूत्र और श्लोक, तो हमें संस्कृत में पढ़ने का अभ्यास हो गया है, तो हमारी मानसिकता भी ऐसी बनी हुई रहती है। परंतु इसमें गद्य में ही है और 3-4 वाक्यों का मिलकर एक सूत्र होता है। तो हम इसको मुद्दे भी कह सकते हैं कि मुद्दों में लिखा गया है। इसका विवरण नहीं है, इसका संदर्भ नहीं है, इसके उदाहरण नहीं दिए गए हैं, केवल विचार कणिकाएं ही व्यक्त हुई हैं। ऐसे एक एक अध्याय कदाचित 8-10 पृष्ठों में तो समाप्त हो जाता होगा। तो ये इन ग्रंथों को, इन सूत्रों को पढ़ने का, अध्ययन करने का तरीका क्या है? अभी मैंने इसके पूर्व श्वेत केतु घट में भी उसका निरूपण, उसका विवरण किया था।
अभी राजेंद्र जी के साथ हम व्यक्तिगत अध्ययन के लिए बैठे थे, तब भी वर्णन किया था। आपने यदि पढ़ा होगा तो 19वें चिति के अंक में शास्त्राध्ययन की उपनिषद पद्धति ऐसा एक लेख है। हमारे जीवन सूत्र संग्रह में राष्ट्र सूत्र ऐसा एक अध्याय है, उसका ही उदाहरण लेकर उस लेख की रचना की गई है। तो मैं उसका संक्षेप में वर्णन करूंगी कि हमारी फिर इसको पढ़ने की पद्धति क्या हो, इसका अध्ययन करने की पद्धति क्या हो। पहली तो है उपनिषद पद्धति। हमारी सभी अध्ययन पद्धतियों में उपनिषद पद्धति सबसे उत्तम है। क्यों है? तो उपनिषद का अर्थ है पहला है हमारे लिए हम श्रद्धा और आदर युक्त होना चाहिए। किसके प्रति? उस विषय के प्रति। हम जो पढ़ रहे हैं वह बहुत अच्छा है, हम जो पढ़ रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है, गंभीर है। पढ़ने वाले को और सर्वजन समाज को ऐसा विषय में श्रद्धा भाव, उसके प्रति आदर और विकृति पहली होनी चाहिए। दूसरा, अध्यापन करने वाले के और श्रद्धा होना, क्या विषय, क्या श्रद्धा होना, मुझे जो जानना है, ज्ञान प्राप्त की इच्छा है, या आचार्य के पूर्ण होगी। हमारे जिज्ञासु अध्ययन करता है, मेरे ऐसा है, उसको विश्वास होता है कि इनके पास जाने से प्रश्न का उत्तर निश्चित ही मिलेगा और सही ही मिलेगा। उसके बाद अनुभव के बाद कभी कभी कदाचित ये भी होगा कि अरे नहीं, जिज्ञासा तो पूर्ण नहीं हुई, समाधान पूर्ण नहीं हुआ और आचार्य की खोज करनी पड़ेगी। परंतु ये तो बाद की बात है। जब आते हैं और प्रारंभ करते हैं तब तो विश्वास होना चाहिए। तो ये दूसरा मुद्दा। और तीसरा, वो सब ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, अध्ययन करने वाले का अपने आप में विश्वास होना चाहिए, अपने आप में श्रद्धा होनी चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा काम है और मुझे ये आएगा, मैं इसे समझूंगा, समझ सकूंगा, ऐसा अपने आप में विश्वास। ऐसा भाव लेकर जब साथ में बैठकर अध्ययन करते हैं तो उसे उपनिषद पद्धति कहते हैं। ये पहला मुद्दा। अब पढ़ने का, अध्ययन करने का तरीका क्या है, उसका उस लेख में वर्णन किया है। उसका मैं संक्षेप में यहाँ पुनः एक बार वर्णन करूंगी। हो सकता है अथवा संभव है, नहीं, निश्चित रूप से आप लोगों ने उस लेख को पढ़ा भी होगा, परंतु पुनरावर्तन करने में तो कोई दोष है नहीं, इसलिए हम उसका पुनरावर्तन करेंगे। राष्ट्र सूत्र ऐसा एक अध्याय लेकर, उसका उदाहरण लेकर ही इस लेख की रचना की गई है। तो पहले ये 5 आवर्तन है। आवर्तन माने क्या? तो पूरा विषय एक बार पूर्ण करना, फिर पुनः आवर्तन, पुनः आवर्तन, पुनरावर्तन। तो 5 आवर्तनों में यह विषय है। पहला आवर्तन कैसा है? आचार्य और छात्र साथ में बैठे हैं, सबके पास ये सूत्र लिखे हुए भी हैं,
केवल सुनकर नहीं बोलना है, क्योंकि 3-4 वाक्यों का एक एक मुद्दा है, एक एक सूत्र है। अब प्रयोग के लिए केवल आचार्य के पास ये सूत्र है और छात्रों के पास नहीं है तो भी चलता है, लेकिन दोनों के पास होना आवश्यक है। और एक संभावना है कंठस्थ नहीं होना, आचार्य को भी कंठस्थ नहीं होना, छात्रों को भी इतना सुनकर सीधे बोलते नहीं आना, ये भी संभावना है। परंतु उसमें तो यही है कि सब लोगों ने पहले आवर्तन में क्या किया, तो आचार्य एक बार उच्च स्वर में, अच्छे स्वर में सूत्रों का उच्चारण करते हैं, लयबद्ध भी होता है, अच्छा कर्णप्रिय ऐसी आवाज में भी होता है, और छात्र उसके अनुसरण में 2 बार उच्चारण करते हैं। हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है कि ऐसे जो पद्धति होती थी कंठस्थीकरण की या सूत्र पठन की, तो एक बार आचार्य बोलेंगे, 2 बार छात्र बोलेंगे। इसी प्रकार से वेद मंत्रों का, सूत्रों का अध्ययन होता था। ऐसे केवल सुनना और बोलना, ऐसे एक आवर्तन पूर्ण होता है तो 3 बार सुना और बोला गया। पहला आवर्तन तो यही होता है। इस समय केवल सुनना और बोलना है, अर्थ समझना, प्रश्न पूछना, ये कुछ भी नहीं होगा, केवल सुनना और बोलना। ये एक आवर्तन पूर्ण हुआ, 3 बार सुनना बोलना हो गया। अब दूसरा आवर्तन ये छात्र स्वयं करेंगे, अपना अपना ग्रंथ लेकर बैठेंगे और जिस प्रकार से बोला था, सुनकर बोला था, उसी प्रकार से कम एक बार और एक से अधिक बार, उसकी जैसी सुविधा, जैसी अनुकूलता, जैसी आवश्यकता, जैसी उसकी रुचि, तो छात्र स्वयं उसका आवर्तन करेंगे। जोर से बोलकर, जोर से उच्चार करके, योग्य ऐसी गति से, ऐसा भी नहीं कि जल्दी 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 बोल गए। कभी कभी हम श्लोकों का पाठ करें, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय, जो रोज रोज पाठ करने की ऐसी पद्धति है, ऐसे नहीं, व्यवस्थित ही जैसे सुना था और बोला था वैसे ही एक बार 2 बार छात्र स्वयं इसका पाठ करेंगे। ये दूसरा आवर्तन हो गया, ये व्यक्तिगत अध्ययन है। तीसरा, सहपाठियों के गट, 3 छात्र बैठे हैं, 4 हैं, 5 हैं, 5 से अधिक तो नहीं बनेगा अच्छा गट, तो ये सब साथ में बैठकर पाठ कर रहे हैं और एक दूसरे को समझा क्या ये बता रहे हैं। अब पढ़ते पढ़ते माने सुनते सुनते, बोलते बोलते अपने आप अर्थ समझ में आ रहा है। अर्थ समझ में आ रहा है, इसका संकेत क्या है, कैसे होता है? कभी कोई सूत्र पढ़कर एकदम जरा आश्चर्य होता है, कोई सूत्र पढ़कर एकदम हंसी आती है, कोई सूत्र पढ़कर एकदम आह्लाद होता है, कोई सूत्र पढ़कर एकदम विस्मय होता है। ये विभिन्न प्रकार के प्रतिभाव है सूत्र पढ़ते पढ़ते। इसका अर्थ है कि हाँ, ये समझ में आने लगा, तो कोई अतिरिक्त तो प्रयास नहीं करा, सुना, बोला और ये समझ में आ रहा है। और व्यक्त भी ऐसे ही, हाँ क्या बात लिखी है, ऐसा छात्रों का अंदर अंदर वार्तालाप होना। अरे भाई इसका अर्थ क्या है, अरे इसका ये अर्थ होता है। ऐसे छात्र एक दूसरे का सहयोग लेकर, सहयोग देकर ये पाठ भी करते हैं, समझते भी हैं। इसी में प्रश्न भी निर्माण होते हैं, कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, कुछ बातें लगता है कि समझ में आ गई तो भी समझ में नहीं आई, ऐसी होती हैं। तो ये सह अध्ययन है, छात्रों का सह अध्ययन, ये तीसरा आवर्तन हुआ। चौथा आवर्तन है फिर आचार्य के साथ बैठो और अब प्रश्नोत्तर होता है। छात्र प्रश्न पूछते हैं, आचार्य जी इसमें लिखा है, ये तो समझ में नहीं आया, इसका क्या अर्थ है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं।
आचार्य उत्तर देते हैं, कभी छात्र भी एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, परंतु आचार्य तो है ही, इसलिए छात्रों ने दिए हुए उत्तरों का समर्थन अपने आप ही आचार्य से प्राप्त हो जाता है। ऐसे छात्रों के प्रश्न और आचार्य के उत्तर। परंतु इसका दूसरा पक्ष है, कभी तो समझ में नहीं आया और इसलिए प्रश्न भी नहीं जागे, ऐसा भी होता है ना। तो आचार्य अब जानना चाहते हैं कि इनको ठीक से समझ में आया कि नहीं आया। तो पहले छात्रों के प्रश्न हो जाने के बाद आचार्य प्रश्न पूछते हैं और छात्र उत्तर देते हैं। ऐसे दोनों तरफ से प्रश्न और उत्तर होने के बाद चौथा आवर्तन पूर्ण होता है। लगभग सभी के समझ में आ गया। जैसी आवश्यकता वैसे स्पष्टीकरण, विवरण, उदाहरण, संदर्भ इसका उपयोग आचार्य करते हैं। पांचवा आवर्तन और अंतिम आचार्य का पूर्ण संकलित ऐसा भाष्य, ऐसा प्रवचन, ये पूरा पूरा अध्याय एक साथ, सभी सूत्र एक साथ, विषय निरूपण एक साथ, ऐसा होता है। और बहुत संभव है कि ये समझ की स्पष्टता भी हो गई है। और फिर एक बार सब मिलकर सूत्र का पाठ करके ये विषय पूर्ण होता है। ऐसे 5 आवर्तनों में गंभीर विषय का अध्ययन हुआ। अब ये तो विषय एक है, इसलिए 5 आवर्तनों में हो गया। कभी योग सूत्र जैसा कठिन विषय है तो धीरे धीरे होता है, 5 सूत्र एक साथ, 10 सूत्र एक साथ, ऐसे भी होता है। तो जैसा विषय, जैसा उसका व्याप, जैसी उसकी आवश्यकता, वैसे आचार्य उपनिषद पद्धति का भी उसकी भी रचना करते हैं। तो ये उपनिषद पद्धति से हम सूत्र ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। ये अगर हम कर सकते हैं तो एकदम उत्तम पद्धति से हुआ। अगर प्रत्यक्ष रूप में आचार्य के साथ बैठकर नहीं कर सकते हैं तो अपना अपना भी करना चाहिए, परंतु यह उपनिषद पद्धति प्रयोग करके एक बार देखना चाहिए कि ये कैसा हमारा अनुभव है। हम उपनिषद पद्धति के बारे में तो बहुत बोलते सुनते हैं, परंतु प्रत्यक्ष प्रयोग करके तो नहीं देखते, तो फिर वो समझ में कैसे आएगा। इसलिए हम ये सूत्र ग्रंथ जो है शुरुआत करेंगे भारतीय संकल्पना सूत्र से। तो 10 विषय के लिए हमको कितना समय लगता है वो तुरंत हमारी समझ में आ जाएगा। एक सूत्र ग्रंथ को लेकर बैठे, एक अध्याय को, एक अध्याय का एक विषय है, एक अध्याय को लेकर हम ये प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करके देखें ये पद्धति क्या है, कितनी प्रभावी है, कैसा हम कर सकते हैं, कितना कम समय लगता है, कितना कम परिश्रम लगता है, कितने हमारे स्वयं के ऊपर जो संशय है वे दूर होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें अपनी समझ पर भी संशय होता है, इसलिए हम वेरिफिकेशन के लिए आचार्य को पूछते हैं, वेरिफिकेशन के लिए ग्रंथ का संदर्भ लेते हैं, इस ग्रंथ में क्या लिखा है, उस ग्रंथ में क्या लिखा है, आचार्य क्या कहते हैं, ये जानने का प्रयास हम करते हैं। धीरे धीरे संशय कम होता जाता है तो इसकी आवश्यकता कम होती जाती है, और फिर पूर्ण संशय यदि समाप्त हो गया तो स्वयं अध्ययन की क्षमता विकसित हो गई, ऐसा हम मान सकते हैं। और फिर हमारे लिए अध्ययन का क्षेत्र बहुत खुल जाता है। ये हमारे संकल्पना सूत्रों के को समझने का प्रयास हम कैसे करेंगे, इसके बात हुई। मैंने एक एक विषय के विषय वस्तु क्या है इसके बारे में नहीं बताया है।
क्योंकि वह तो फिर विषय प्रस्तुत करना हुआ। आज जिस विषय को मुझे बताना था वो नहीं होता, इसलिए एक एक विषय का मूल माने आशय क्या है, स्वरूप क्या है, ये तो मैंने नहीं बताया है। परंतु आप क्रम ध्यान में लेंगे तो आपको ध्यान में आएगा ये अंगी से अंग की ओर हम जा रहे हैं। उतना ही उसका महत्व महत्व कितना है इसका भी, इसके भी ये सोपान है। इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक संकल्पनाएं, तो वे सबसे पहले हैं। और मुझे लगता है कि तंत्र ज्ञान संकल्पनाएं सबसे अंत में हैं और बीच में बाकी सारी हैं। तो आप उसके क्रम पर विचार कर सकते हैं, उसके बारे में अपने अभिप्राय बना सकते हैं, और अंगांगी संबंधों को लेकर जो ज्ञान वृक्ष बनेगा उसमें कौन सी मुख्य शाखा, कौन सी उपशाखाएं, कौन सी उसकी भी उपशाखाएं रहेंगी, ये बात भी हमको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। मेरा निरूपण अभी पूर्ण हुआ। अब आपके अभिप्राय, सुझाव, प्रश्न, जिज्ञासा आदि के लिए विषय हैं। हमने तय किया था कि 40 मिनट में विषय प्रतिपादन करूंगी, शेष समय आप सबके लिए है। मुझे नहीं पता कितना समय हुआ है, मनु जी बताएंगे, और शेष सत्र आपके लिए है। ताई 6:34 हुए हैं अभी। अच्छा, तो 6 मिनट हमने कम लिए, ठीक है। आपके लिए कितने 6 मिनट अधिक। ताई ये जो आपने सभी जो सूत्र भारतीय संकल्पना सूत्र में जितने भी सूत्र हैं वो आपने अंगांगी संबंध के रूप में उनका जो क्रम है, अंगी से अंग की ओर जाने के बारे में बताया। हाँ जी। तो वो शुरू वाले तो ताई थोड़े समझ में आते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं तो थोड़ा, जैसे पहले आध्यात्म, फिर सांस्कृतिक संकल्पना, फिर धार्मिक संकल्पना, फिर सामाजिक है, फिर शायद मनोवैज्ञानिक है। नहीं, सामाजिक के बाद आर्थिक है, सामाजिक के बाद आर्थिक है, फिर राजकीय मैंने है। शिक्षा अंत में थी हाँ, ऐसा मुझे ध्यान शिक्षा आता है अंत में, हाँ हाँ, शिक्षा अंत में है। क्यों अंत में है? तो ये सारा करने के लिए हमको शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, नहीं तो ये सारी संकल्पनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। इसकी व्यवस्था के लिए शिक्षा ज्ञान की व्यवस्था है, ये उसका पहला सूत्र है। शिक्षा सूत्रों में पहले पहले ज्ञान, विद्या और शिक्षा, इन तीनों में अंतर क्या है इसकी स्पष्टता की गई है। होता क्या है कि हम सामान्य व्यवहार में तीनों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। विभिन्न संदर्भों में कभी ज्ञान के से जो अभिप्रेत है वही शिक्षा से भी होता है, वही विद्या से भी होता है, लेकिन इसमें स्पष्टता की है। तो हम देखिए, हम विद्यालय तो कहते हैं परंतु शिक्षालय नहीं कहते, ज्ञानालय भी नहीं कहते। तो ऐसा क्यों है? और फिर भी हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, ये भी कहते हैं, ज्ञान ग्रहण करने के लिए जाते हैं, ये भी कहते हैं, विद्या सीख रहे हैं, ये भी कहते हैं। तो कहाँ एक एक है, कहाँ अलग है, इसकी स्पष्टता उसमें की होगी। जी तक। हम्म। ताई नमस्ते। नमस्ते। एक है अंगी से अंग तक पहुंचना, एक मार्ग तो सही है, पर कई बार ऐसा हो सकता है, होता है, ये तो टॉप डाउन अप्रोच हो गया। तो दूसरी तरफ अंग से अंगी तक मतलब हमारा जो
आज का जो ज्ञान का परिस्थिति है उस आधार से ऊपर तक पहुंचना, ऐसा भी हो सकता है क्या? मेरे मतानुसार वह नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। आज क्या हुआ है कि भारत की पद्धति तो समग्रता से अंश की ओर, अंगी से अंग की ओर, बीज से फल तक, फल की ओर, ऐसी ही यात्रा रही है। इसलिए किसी भी हमारे मूल शास्त्र ग्रंथ लेंगे तो मूल में आत्मा के बारे में ही बताया होगा और फिर बाद में उसके अंग उपांगों के बारे में बताया होगा। तो ये भारतीय पद्धति है। आज क्या होता है कि जो हमारी यूरो अमेरिकी जीवन दृष्टि के आधार पर जब हम सारी रचनाओं को देखते हैं तो वह भौतिक से शुरू होता है, विचार शुरू होता है, देखना शुरू होता है, समझना शुरू होता है और फिर वो भौतिक आधार बन जाता है, भौतिक ही अंगी बन जाता है। फिर उसको पार्ट भी कहेंगे ना तो भी पार्ट से होल ऐसा नहीं रहता है, होल भी उनका पार्ट में, माने भौतिक में ही पार्ट भी होता है, होल भी होता है, सब कुछ होता है, तो बाकी सारा रह जाता है। इसलिए अध्ययन की दृष्टि से भी पार्ट टू होल ये थोड़ा सा हम कहेंगे कि मैकेनिकल अप्रोच है। माने हम छोटे से अंश से शुरू किया, अब ये किसका अंश है उसकी ओर जाओ, फिर ये किसका अंश है उसकी ओर जाओ, ऐसे अंगी तक पहुंचने का प्रयास होता है। ऐसा प्रयास बौद्धिक दृष्टि से या अनुभव की दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि इतना सुलभ होगा। क्या हम अन्नमय से शुरू करके अन्नमय से प्राणमय, प्राणमय से मनोमय, ऐसे बौद्धिक रूप में समझने के लिए तो जा सकते हैं, परंतु अनुभव की दृष्टि से तो नहीं जा सकते। फिर हमारा एक उपनिषद वचन ये भी है, यद एकेन ज्ञातेन सर्वमेव विज्ञातम भवति, जिस एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है ना। और वही मुनि उद्दालक श्वेतकेतु को भी पूछते हैं कि ऐसी विद्या तुमने पढ़ी क्या? तो जब तक नहीं पढ़ी तब तक बाकी सारा ठीक से तो समझ में नहीं आया। इसलिए समग्र से अंश की ओर जाना सुलभ भी है। एक आध अंश रह भी गया तो हानि नहीं होती, ठीक है, मूल दृष्टि तो समझ में आ गई। तो ये अंग से अंगी की ओर जाना अधिक परिश्रम का काम होगा, अधिक समय लेने वाला काम होगा और कदाचित पूर्णता तक हम पहुंचेंगे भी नहीं, ऐसा होगा। इसलिए मैं तो ये केवल तर्क से कह रही हूँ, अनुभव से नहीं कह रही हूँ। आप भी विचार करके देखिए और क्या निष्पत्ति होती है वो हम शेयर करेंगे। तो ताई ये तो सही है कि हमारा ध्येय तो परिपूर्ण ज्ञान के लिए तो है ही, पर मतलब अंगी के लिए है ही, पर अंगी तो हमको पहले नहीं हम समझ सकते हैं, हम तो जहाँ है वहां से शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा। हाँ। तो फिर आपको तय करना होगा कि आप हैं कहाँ। हम जो अभी समझ रहे हैं वही है, वहां से तो हमको ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ ठीक हम है, तो वो भी हो एक सकता है, वो भी हो सकता है। जो अल्टीमेट ज्ञान है उसके लिए तो वो तो जब हम उसको हम जानेंगे तो सब जानेंगे, ये तो ठीक है, पर वो अभी तो अब तो हम वो परिपूर्ण ज्ञान, वो अंगी का ज्ञान तो वो हमारा हमको नहीं है। इसलिए सिर्फ मैं चिंतन के लिए कह रहा हूँ, मुझे भी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो अभी मैं सोच रहा था
सोच में जी। तो अंगी का थोड़ा हमको मन में तो होना चाहिए, यही अल्टीमेट तो नहीं है, ये भौतिक ज्ञान ही अल्टीमेट तो नहीं है। जी। पर जहाँ हैं हम, जहाँ हैं तो ये तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। हाँ, ठीक है। वहां से हमको जैसे हमको वेद को समझने हाँ। के लिए वेदांग को समझना पड़ता है, तो ऐसे हम्म। ही हम्म। जहाँ हम जीवन में हैं, जहाँ हम्म। जो कुछ हम हम्म। आज समझ सकते हैं, हम्म। हम्म। उसको लेकर जिज्ञासा हम्म। बढ़कर ऊपर तक जाने हम्म। का मेरा ख्याल से सहज प्रक्रिया होता है, ऐसा मुझे सोच हाँ, आ रहा है, पता नहीं। हाँ, ठीक ठीक बात है, ठीक बात है। हमारी अध्ययन प्रवृत्ति ऐसी भी हो सकती है। हाँ प्रणाम ताई, संदीप बोल रहा हूँ। जी। ताई, इसको हम चक्रीय रूप में भी समझ सकते हैं क्या? माने क्या? ये जैसे अभी अंग और अंगी का हम बात कर रहे हैं, तो बीज हम्म। है, बीज से फल तक की प्रक्रिया है, तो ऐसे ही फल से भी तो बीज की जो प्रक्रिया है, तो दोनों रूप में जो श्रीनिवास जी अभी बात कर रहे हैं, हम जहाँ हैं वहां से हम किसके अंगी हैं? हम्म। हम जितने अंग हैं वो सीधा सीधा जैसे मूल में जाएंगे, तो उदाहरण के लिए शिक्षा की बात की, तो शिक्षा को हमने आध्यात्मिक से सीधा कैसे कनेक्ट हो रहा है, पहले वो नहीं, देखा क्यों तो वो किया? सारी किस नहीं, हैं। जब तक आपने आध्यात्मिक संकल्पनाओं का नाम भी नहीं सुना है, पढ़ाई नहीं है, तब तक आपको कैसे कल्पना होगी कि अध्यात्म तक पहुंचना है? मैंने मेरे मन में अभी सुनते सुनते ये प्रश्न आया कि समझो आप सामाजिक संकल्पनाएं पढ़ रहे हैं, अभी इसमें पढ़ रहे हैं ऐसे नहीं, समाज शास्त्र का विचार कर रहे हैं, तो इसका अधिष्ठान अध्यात्म है, ऐसा कैसे समझ में आएगा? समाज शास्त्र को कैसे हाँ, पढ़ेंगे, उसका कैसे अध्ययन करेंगे? प्रस्तुतिकरण तो समाज शास्त्र में या शिक्षा के अंदर उसका प्रस्तुतिकरण तो देना ही पड़ेगा कि मूल में ये है, इसके माध्यम से हाँ। ये यहाँ हाँ। तक पहुंचे हैं। तो जब हाँ। उसका शिक्षा की बात करेंगे तो ले जाकर खड़े तो हमें अध्यात्म पे ही, धर्म हाँ। पर ही यहाँ पे ले जाके मैंने खड़ा किया जाएगा। मैंने शुरू से शुरू करो, यही होगा ना? हाँ शुरू हाँ से हाँ शुरू हाँ हाँ करो। हाँ, तो प्रस्थान बिंदु तो फिर से वही हो जाएगा। हम जहाँ पे हाँ। भी बीच में जहाँ पे भी खड़े होके, जैसे अभी श्रीनिवास जी का जहाँ खड़े हैं वहां, तो जहाँ हाँ। जैसे ही खड़े होंगे तो उसका मूल बिंदु उसी में दिया हुआ है कि ये व्यवस्था हाँ। कहाँ से आई है, वहां से जाकर के हाँ। प्रारंभ करो। हाँ, प्रारंभ और जैसे करो। उदाहरण के लिए समाज शास्त्र या अर्थशास्त्र तक पहुंचे तो हम्म। आगे जाएंगे तो वो शिक्षा और तंत्र ज्ञान तक भी पहुंच जाएंगे। नहीं और तो इधर जाओ तो अध्यात्म शास्त्र है, तो हम्म अध्यात्म शास्त्र के प्रकाश के बिना भारत का समाज शास्त्र हम समझ ही नहीं सकते। जैसे हमने कहा कि भारतीय समाज शास्त्र, भारतीय समाज व्यवस्था आत्मीय संबंधों पर आधारित होकर बनी है, और यूरोप की समाज व्यवस्था करार तत्व पर आधारित होकर विकसित हुई है। ये स्टेटमेंट है, वो कैसे किया जाएगा और कहाँ पहुंचेगा? फिर आपको समझना होगा आत्मीय क्या है। तो समाज शास्त्र के विषय में ऐसा स्टेटमेंट आप कब देंगे? ये कैसे तुलना होगी कि वो करार आधारित है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी पर आधारित है, और यह आत्मीय संबंध पर आधारित है? ये आकलन कैसे हुआ? ये स्टेटमेंट आया कहाँ से? वही मूल में जाएंगे तो हाँ। अध्यात्म में खड़े होंगे, जी। आत्म तत्व पे खड़े होंगे, तभी हाँ, होगा ताई। तभी तभी हम समाज शास्त्र का पहला स्टेटमेंट कर सकते हैं। ये पहला ही है। ये समाज क्या है? समाज आत्मीय संबंधों का ही नाम है। आत्मीय संबंध के बिना समाज बनता ही नहीं है। फिर व्यवस्था विकसित होती है, उसके मूल में आत्मीय संबंध है, और आत्मीय संबंध है क्योंकि वह स्वाभाविक है, क्योंकि हम सब मूल में आत्म तत्व हैं। एक्सप्लेन तो ऐसे ही किया जाएगा, नहीं तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अभी भी हमने
वास्तव में अध्यात्म शास्त्र बाद में सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक ऐसे नहीं किया है, फिर भी हम जब समाज शास्त्र विषय का अध्ययन करते हैं तो स्टेटमेंट्स तो हमको यही मिलते हैं। आयुर्वेद का किसी भी ग्रंथ का करिए, स्मरण करिए, मूल पहले ही अध्याय में वो आत्म तत्व की बात करते। जो ग्रंथों की रचना, शास्त्र ग्रंथों की रचना ही अध्यात्म के साथ ही हुई है। अब हम एक एक शास्त्र का मूल ग्रंथ देखेंगे तो ये बात हमको समझ में आएगी कि शास्त्रीय अध्ययन ऐसे ही शुरू हुआ, ऐसे ही हुआ, शास्त्रों का निरूपण भी ऐसे ही हुआ, तभी वे अपने आप में संपूर्ण और कालातीत बने। तो इसमें मान लीजिए मैं आज फिजिक्स का विषय पढ़ाता हूँ, तो मेरी स्थिति क्या रही है कि फिजिक्स जैसी पढ़ी है जिसमें ये अंगांगी संबंध की तो बात ही नहीं हुई थी। मैंने मेरी अभी की स्थिति में, है ना, मैं श्रीनिवास जी की बात को ही सोच रहा था। हाँ, मेरी अभी की स्थिति में अंगांगी संबंध का ना तो विचार हुआ था, हाँ, और ना ही ऐसा मैंने ऐसी कोई बात भी थी या पढ़ा भी नहीं था, प्रस्तुति नहीं है। हाँ, तो आज जब मैं एक फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का आचार्य बनना चाहता हूँ, तो मेरा प्रतिपादन तो आध्यात्म से शुरू होकर और अब के भौतिक विज्ञान तक आए, ऐसा एक आइडियल सिचुएशन है। लेकिन जब मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूँ, क्या भौतिक विज्ञान से अध्यात्म की तरफ जाना है और फिर प्रतिपादन तो वैसे ही होना है, अध्यात्म से शुरू होकर प्रतिपादन से होना है, ऐसा मेरा लक्ष्य है। लेकिन जब मेरी तैयारी हो रही है तो मुझे भौतिक विज्ञान से अध्यात्म की ओर जाना है या मुझे भी अध्यात्म से ही शुरू करके भौतिक विज्ञान तक आना है? भौतिक विज्ञान समझने के लिए, माने भारतीय भौतिक विज्ञान समझने के लिए आपको सृष्टि रचना के मूल तत्व तो समझने ही होंगे, और उसमें हमारे जो भौतिक विज्ञान किसके विषय का है? पंचमहाभूतों का। पंचमहाभूतों का प्लेसमेंट कहाँ हुआ है और उनका मूल स्वभाव क्या है, ये तो पहले ही समझना होगा। तो आपको क्विकली आत्म तत्व टू पृथ्वी, ये तो पूरा एक बार विचार पथ में आ ही जाना चाहिए। हाँ, ये विषय आपका मूल पढ़ाने का विषय तो भौतिक विज्ञान है, परंतु भौतिक विज्ञान को ठीक से समझे हैं आप तो वह आत्म तत्व टू, पांचों महाभूतों में भी सबसे अधिक ठोस है वो पृथ्वी महाभूत, तब तक की यात्रा एक क्षण में, एक सूत्र में, एट द बैक ऑफ योर माइंड वेरी क्लियर ऐसी होनी चाहिए। तभी महाभूतों का मूल स्वभाव, उनका व्यवहार, उनके व्यवहार के परस्पर व्यवहार का स्वरूप, उसका परिणाम, ये सब ध्यान में आएगा। अभी क्या होता है कि अभी का भौतिक विज्ञान है वो तो अपने आप में ही पूर्ण है, क्योंकि भौतिक विज्ञान स्वयं अंगी है। और भौतिक विज्ञान की आपकी यात्रा अध्यात्म तक कैसे ले जाती है पता है? भौतिक विज्ञान का गॉड पार्टिकल भी भौतिक है। मैंने उल्टा जाएंगे तो उल्टी दिशा में भी जा सकते हैं, ऐसा हो जाता है। जा सकते हैं, मैंने कभी विचार पथ में ही नहीं आएगा ना कि मानसिक सूक्ष्म शरीर से भी जोड़ो, कारण शरीर से भी जोड़ो, अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में भी देखो, ये भी आ जाता है ना बीच में, इसका अर्थ है कि उसके बिना भी चलेगा। हाँ, वो भी एक अतिरिक्त भारतीय पक्ष इसका क्या है वो भी देख लो, ऐसा आता है। इट डजंट बिगिन विद भारतीय, it begins with Europe
and mostly ends with Europe. ताई कभी कभी तो ऐसा होता है कि अभी के भौतिक विज्ञान को समझने के लिए जैसे ही मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं उसको समझने के लिए जैसे ही मूल में जाकर के खड़े होते हैं तब यूं लगता है कि हम तो एकदम ही बकवास काम कर रहे हैं। ये सच है ताई, कुछ भी नहीं है, खुद भी बेवकूफ बन रहे हैं और अपने साथ में सैकड़ों हजारों लोगों को इकट्ठा करके उनको भी बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, मैंने ये हमारा जो अध्ययन मैंने ज्ञान क्षेत्र है उसकी बैठक जो है आधार है वो भारतीय नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। नहीं तो वही भौतिक विज्ञान है, यूरोपीय पद्धति से पढ़ो और भारतीय पद्धति से पढ़ो तो उसका आंतरिक स्वरूप बदल जाता है, एकदम बदल जाता है, और फिर उसका सही सही स्वारस्य समझ में आता है और विस्मय से मन भर जाता है, ओह दिस इज फिजिक्स, ऐसा होता है। अभी आप सूत्र ग्रंथ की बात कर रहे थे ना ताई, तो मेरे ध्यान में सीधा लीलावती आया और आपने कहा कि पद्य में, और हमने इतना अच्छे से किया था, वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस जो हैं, फॉर्मुलेशन, इसको पद्य के रूप में हमारे ऋषियों ने ऐसा किया है। और नहीं तो अभी की ये इक्वेशन तो हमारे को याद ही नहीं रह पाती, उसका प्रतिपादन भी उस हिसाब से नहीं हो पाता, चाहे वो काल गणना की देख लो, चाहे इसको हम जियोलॉजी और जियोग्राफी और इसकी भी बात करें तो उसके भी जो सूत्र मिलते हैं हमारे को पद्य के रूप में, तो वो बहुत मतलब उतना ही याद करना है और उसकी विवेचना में एक पूरा का पूरा हम पाठ लिख सकते हैं या पुस्तक लिख सकते हैं, इतनी हो जाती है उसकी विवेचना एक सिर्फ सूत्र की, और वो सूत्र याद होने से आगे चल सकते हैं। तो ऐसा ही अभी भौतिक विज्ञान में हमें याद भी नहीं रहता, कई बार किताब बिना हम भी आगे नहीं चल पाते। हाँ, ऐसा होता है। अभी देखो योग जैसा विषय, पूरा योग दर्शन 195 सूत्रों में आ गया, ये कितना महत्वपूर्ण है। मैंने प्रतिपादन की शैली कैसी है ये, तो ऐसा सार रूप में सब समझना और विथ ग्रेट क्लैरिटी उसको सूत्रों में बांधना, ये तो पैनी बुद्धि जो होती है ना उसका परिणाम होता है कि इतने अच्छी तरह से समझ लिया कि अब आप उसको सूत्रों में बांध सकते हैं, और फिर पढ़ने वाला उन्हीं सूत्रों से प्रारंभ करता है। और कितने कितने अधिक विषय इस प्रकार से संक्षेप में सूत्रबद्ध किए, तो इतने जितना आप अधिक याद करो, जितना आप अधिक, तो आपके ज्ञान का दायरा बढ़ता जाता है, शक्ति ही नहीं बचती। या समाज शास्त्र पढ़ते पढ़ते अध्यात्म शास्त्र की शक्ति ही नहीं बचती, और ये दो विषय तो एकदम अलग है, स्वतंत्र है एक दूसरे से। और अर्थशास्त्र पढ़ने वाला संस्कृति को मानता ही नहीं, संस्कृति पढ़ने वाला अर्थशास्त्र को जानता ही नहीं, ऐसा खंड खंड में अध्ययन होता है। तो खंड खंड में अध्ययन होना ये हायर एजुकेशन का तो हायर एजुकेशन का विषय नहीं। अरे हायर एजुकेशन और 10 विषयों के 10 बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के स्थान पर 10 विषयों को एक ही ग्रंथ में सूत्रबद्ध कर दिया, तो वो पढ़ना भी सरल हो जाता है और संबंध भी समझ में आ जाता है। जी, तो ना यू ड्वेल अपॉन इट, ये जरा पकने दो मन में।
भाई ये तो बहुत अद्भुत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम कितने ही ग्रंथालयों जितना, क्योंकि हमने क्या किया, उसकी टीका या भाष्य को तो अगली पीढ़ी को दिया या नहीं दिया उनको स्वतंत्र छोड़ा, लेकिन हाँ मूल सिद्धांतों को जिस हिसाब से हाँ हाँ बहुत बड़े बड़े प्रतिपादन को हमने छोटे छोटे सूत्रों से, श्लोकों से, छंदों से जैसे आगे ले गए, वो तो बड़ा अद्भुत रहा है अपना हाँ ज्ञान हाँ। का एक मैंने पीढ़ी से ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक छोड़ना। ज्ञान रक्षा की पद्धति भी ऐसी रही ना ताई। जी। ये मॉडर्न ईयर में जो बोलते हैं हाँ होल टू पार्ट, हाँ हाँ होल ये टू बहुत पार्ट। जो एक एजुकेशन का एक बड़ा प्रिंसिपल है। जैसे हम हाँ जी नियर टू फार ऐसे हाँ बोलते हैं, हाँ तो होल हाँ टू पार्ट जो है ये डिडक्टिव रीजनिंग जो करते हैं, हाँ 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 वो इसके स्ट्रेंथ जो है कि आप सिद्धांत को लेते हैं, सूत्र को लेते हैं हम्म और उसको अप्लाई करते हैं हर चीज में। बिल्कुल तो सही। ये कंक्लूसिव हो सकता है, हम्म लेकिन अगर पार्ट टू होल जाते हैं हम्म तो आपके जो कंक्लूजन है वो ठीक होगा कि नहीं वो पता नहीं है, आगे आगे संशय बढ़ते रहता जाएंगे। है। हाँ, तो हाँ सही। ये ये एक है। और गणित में अगर आप देखेंगे हम लोग, हम हम्म होल नंबर से पार्ट को जाते हैं, मतलब पहले हम लोग होल नंबर एक, हाँ 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 सही। इसको करते हैं, फिर फ्रैक्शन, फिर डेसिमल। हम्म ये अप्रोच जो है हमारा गणित हम्म का, हम्म तो वैसे हम्म हम्म। कर अरे ये सकते तो हैं वैसे। यहाँ तक सीधा हुआ कि आप हाँ। फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, हम्म। ऐसे ही बनाते हैं। हाँ। हाँ ठीक है। हाँ और श्रवण भक्ति खाली की है, वो ऐसे नहीं जाएंगे। ताई समय है, 7 हाँ बजे। समय तो हो गया, तो क्या करेंगे, बख्शेंगे जो बोले नहीं उनको। लता जी, मधुसूदन जी, और कौन महापुरुष है, हाँ राजेंद्र जी हाँ, ताई तो मधुसूदन आगे। जी तो प्रवास में थे, तो उनका शायद कनेक्शन गया या जो भी हुआ, वो अभी कुछ अच्छा 5 मिनट पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है ठीक है। आजकल लोग बहुत यात्रा कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, जब भी देखो मैं प्रवास में हूँ। ये क्या प्रवासी कार्यकर्ता है? जब से आपने बोला प्रवासी अध्ययन है तो लोग प्रवास करने ठीक है, पूर्ण करते हैं। जी। हाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सब